नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। इस चर्चा में मेरे साथ डॉक्टर कानिका राकरा जुड़ रही हैं, जो कि कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हैदराबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस की स्कॉलर हैं। और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस यात्रा पर। वो वॉशिंगटन डीसी बुधवार देर रात वहाँ पर पहुँचेंगे और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उनकी जो सेकेंड टर्म है प्रेसिडेंसी है, उनसे अर्ली ऑन मुलाकात होगी। तो अभी तक डॉक्टर राकरा, जापान और इजराइल के बाद में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, इंडिया की मुलाकात होने वाली है। हमें शायद एज फार एज हमारी अंडरस्टैंडिंग है, सऊदी, जॉर्डन, इनके लीडरशिप भी आने वाले हैं डीसी में आने वाले दिनों में। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अपने आप में इसकी मैसेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देखें, जनवरी में आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा, और फरवरी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, उनकी न्योता आया है, वो जा रहे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। विक्रम मिस्त्री जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि इस बात को सीरियसली लिया जाए कि कितनी जल्दी उनको बुलाया जा रहा है, टाइमलाइन में उनको कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो इस बात का अहमियत तो बिल्कुल किसी के जहन से कम नहीं उतरता है, क्योंकि उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी भी हमने देखा था और जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी कि पहले तो क्यों प्रधानमंत्री गए नहीं, और फिर डॉक्टर एस जयशंकर एक्चुअली फ्रंट रो में बैठे हुए थे, जबकि खुद यूएस के जो एलाइज हैं, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स पीछे बैठे हुए थे। तो डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स की एक अपनी जगह तो ज़रूर होती है। बिल्कुल, डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स कई बार काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट ये बात फैक्ट है कि इंडिया को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस दी है एज अ कंट्री। वो चाहते हैं कि डेवलप करे जाएँ टाइज। हम जानते हैं कि इंडो पैसिफिक का होल आइडिया जो लेकर आए थे अपनी पहली प्रेसिडेंसी में, उसकी वजह से इंडिया को कितना फ़ायदा रहा है। तो डेफिनेटली हमें इंपॉर्टेंस देते हैं और हम उस बात को बहुत सीरियसली लेते भी हैं, और हम उस बात को अहमियत देते हैं, और हम जाते हैं जब हमें बुलाया जाता है। तो और 2017 में आपको याद दिला दें, जिसका जिक्र किया, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग को जो टॉप मोस्ट लीडरशिप लेवल है उसमें पुश दिया गया, और फिजिकल मीटिंग्स होने लगी बिटवीन प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, जो चारों मेंबर नेशंस हैं। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कनिका, अभी तक जो उनकी प्रेसिडेंसी फर्स्ट प्रेसिडेंसी थी जी, केमिस्ट्री तो सही है, अपनी जगह है जी, लेकिन कंसर्न्स भी बहुत हैं। खास करके इस दौरे में इस वक्त आपको क्या लगता है, इंडिया की मेन कंसर्न्स क्या होंगी जिस पर वो गेज करना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या अप्रोच हो? हम समझते हैं कि हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर कंट्री की अपनी एक सोच है। वो हर कोई अपने सिटीज़न के बारे में सोचता है। तो हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारे बारे में सोचिए और किसी और के बारे में ना सोचिए। और ये बात हम अच्छी तरह से हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो प्रवासियों के बारे में बात हो। हमने कोलंबिया की तरह ये तो नहीं बोला कि हम वापस नहीं लेंगे जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। हम समझते हैं हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर स्टेट की अपनी सिचुएशंस हैं, तो हम उस हिसाब से स्टेट के साथ काम कर सकते हैं। ये काम हमारा यूएस के साथ पहले भी अच्छा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मुझे इसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं नज़र आ रही कि लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगा या शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होगा। बातचीत से सब सुलझा जा सकता है। लेकिन खास करके अगर मैं टैरिफ्स के मुद्दे पर ही बात करूं, इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि 2019 में हमने देखा था कि जो जीएसपी स्टेटस है इंडिया का, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिससे एक्सपोर्टर्स को कुछ फ़ायदा मिलता था, उसे रिवोक कर दिया गया था। हार्ले डेविडसन को लेकर काफ़ी बार जो है बयानबाजी कर चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। अभी आज द हिंदू में खबर छपी थी जिसमें कहा गया कि पीकन नट्स को लेकर शायद इंडिया अपनी इंपोर्ट ड्यूटी जो 2023 अर्ली में 100% तक था, ऑलरेडी उसे 30% रिडक्शन कर दिया गया है। अब उसे आप शायद ज़ीरो करने की बात कर रहे हैं। तो टैरिफ मुझे लगता है कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बातचीत का हिस्सा रहेगा इस मुलाकात में। एक्चुअली अगर हम सिर्फ इंडिया यूएस के लिए कॉन्टेक्स्ट से नहीं, आप देखें टैरिफ इन जनरल हर कंट्री के लिए अब इम्पॉर्टेंट हो गया है, चाहे वो यूएस मैक्सिको का रिलेशनशिप हो, यूएस कनाडा का रिलेशनशिप हो, या इंडिया यूएस का रिलेशनशिप हो। तो हर कोई अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्ट करवाना चाहता है, ज़्यादा उसके बारे में आगे ले जाना चाहता है, और हर कोई अपनी स्टेट को बचाना भी चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये आगे पीछे कूटनीति में चलता रहता है। इसको हमें इतना तवज्जो ऐसे नहीं देना चाहिए कि ये हमारे रिलेशनशिप को ही चेंज कर देगा कम्प्लीटली, क्योंकि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। उन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि वो मिलके दोनों देश काम करेंगे। तो इस मामले में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर रिलेशनशिप में ऊपर नीचे चलता है, तो इंडिया यूएस में भी चलेगा। वो सॉर्ट आउट करने की स्पेस है और मानते हैं दोनों की एक दूसरे की बात सुनेंगे, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जो आपने प्रवासियों का मुद्दा उठाया, और हमने हाल में देखा कि जो एयरक्राफ्ट लैंड हुई अमृतसर में और उसको लेकर बहुत बवाल मचा, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन इंडिया, फ्यूरोर था कि
ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने पहले डिपोर्ट नहीं किया है सिटीजन्स को, उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, और ये भी नहीं कह रहा है कि एसओपीज पेपर पर नहीं है, एसओपीज हैं। करेक्ट। क्वेश्चन ये हो रहा है कि इन एसओपीज को इस तरीके से मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना लोगों को डिपोर्ट करने के लिए, और वो भी पाँव हाथों में इंक्लूडिंग विमेन शैकल्स बांध के रहना फॉर 40 आवर्स ऑफ फ्लाइट, ये आज तक ये अनप्रेसिडेंटेड था। अभी जितनी भी डिपोर्टेशंस हुए हैं, एज रिसेंटली एज अक्टूबर में भी डिपोर्टेशंस हुए व्हेन प्रेसिडेंट बाइडेन वाज देयर। इस मुद्दे को आपको लगता है कि इंडिया मजबूती से उठा सकेगा, या कैसे अप्रोच रहेगा इंडिया का? देखिए, अच्छा तो नहीं लगता अपने देश के आप किसी सिटीज़न को देखते हैं ऐसे बंधे हुए, तो मैं नहीं कहूँगी कि ये कोई बहुत अच्छी बात है, पर ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी कि दूसरे देश को उनको भी इकट्ठा करना है, लोगों को उनको भी प्रोसेसेस करने होते हैं, और कभी कभी आगे पीछे में गड़बड़ होती है। ये बात मेरे हिसाब से इतनी अच्छी नहीं नज़र आती फ्रॉम इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगता हमारे देश के लोग ऐसे बंद के आ रहे हैं, उनको इन्होंने इतने पैसे लुटाए, वो गए और उनको वो मिला भी नहीं जिसके लिए वो गए थे। तो इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं बंद करने के लिए मेरे को लगता है शायद एक मैसेज भी जा सकता है फॉर द इलीगल इमिग्रेंट्स कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि एक चिंता ये भी जाहिर की जा रही है कि ड्यूरिंग द कैंपेन काफ़ी दफ़ा जो है बहुत पोलराइजिंग स्टेटमेंट्स आए फ्रॉम द रिपब्लिकन कैंप ऑन H1B वीज़ास का इशू। सो इट्स नॉट रियली जस्ट अबाउट डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, लेकिन ओवरऑल जो लीगल माइग्रेंट्स हैं, जो वहाँ पर इंडिया की जो टेक कम्युनिटी को जिस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन है, सपोर्ट रहा है, उस पर आपको लगता है कि देयर इज अ डिफरेंस विद इन ट्रम्प्स कैबिनेट, ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच को लेकर, कि इलॉन मस्क अगर सपोर्ट में है, देयर आर अदर लीडर्स जो उसके अपोज में है, और खुद ट्रम्प के सपोर्टर्स भी जो है कहीं ना कहीं शायद बहुत एक्सट्रीम है कि आप इंडिया से आप इस तरह से वर्कर्स मत लाइए, इवन इफ दे आर लीगल, हमारी नौकरियां जाती हैं, कम वेजेस में आप लेकर आ रहे हैं। कैन दिस बिकम अ सेंसिटिव इश्यू? देखिए, माइग्रेशन का मुद्दा ही ऐसा है कि ये हमेशा सेंसिटिव रहता है। मैं आपको इंडिया का ही एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है कि मुंबई में ही माइग्रेशन को लेकर कितनी इशू बन गया था कि साउथ इंडिया से बहुत आ रहे हैं, यूपी से बहुत आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम हर जगह का है, तो ये एक राज्य को अपना समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं लोगों को, वो किस तरीके से अपने सिटीजन्स को जो उनके वोटर्स हैं उनको भी दिलासा दे सकें कि हाँ, हम आपका जॉब्स नहीं लेंगे, आपके लिए भी सिक्योरिटी रहेगी, पर हमें बाहर से माइग्रेंट्स अगर आ रहे हैं, कुछ स्किल लेकर आ रहे हैं जो हमारे काम आ रहा है, तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकें। ये प्रोसेसेस हर स्टेट को अपने लिए खुद ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। ना मैं कर सकती हूँ, ना हम मिलकर हम बात कर सकते हैं, पर राज्य को पॉलिटिकल लीडरशिप का काम ही ये है कि वो ऐसे करके लाएं ताकि उनको भी फायदा रहे। माइग्रेशन के होने से, लीगल माइग्रेशन के होने से यूएस को भी बहुत फायदा रहा है, और इसका कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस बात से कोई पीछे नहीं हट सकता। तो उनको भी ये बात पता है एट सम लेवल, मुझे लगता है, और उनको इस बात को समझ के उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने काम में। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे, वेदर इट्स फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प या इलॉन मस्क, ये सारे के सारे इमिग्रेंट कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं यूएस में। कमिंग टू गाजा, क्योंकि अभी जब MEA की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग की थी बिफोर प्राइम मिनिस्टर्स डिपार्चर, और मैंने खुद मिस्टर मिस्ट्री को ये क्वेश्चन पूछा था कि गाजा को लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस को वहाँ से जो है बाहर निकाला जाए, दे शुड गो टू जॉर्डन, सऊदी विदाउट अ राइट टू रिटर्न, और रीडेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं गाजा में। इंडिया की ट्रेडिशनल पोजीशन रही है ऑफ अ 2 स्टेट सोल्यूशन, और अगर ये होता है तो जाहिर सी बात है फिर दिस इज कॉन्ट्ररी टू द 2 स्टेट सोल्यूशन वाली पोजीशन में। तो इंडिया की मुश्किलात, बिकॉज इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विद ईरान, इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विद सऊदी, मिडल ईस्ट में इंडिया के अपनी इक्वेशंस हैं, इंडिया के लिए ये कितना एक टाइट रोप वॉकिंग वाला सिचुएशन हो सकता है, एंड पैलेस्टीन के साथ खुद गिवन आवर हिस्टोरिक रिलेशंस? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतना टाइट रोप है, क्योंकि इंडिया का अगर आप फॉरेन पॉलिसी का स्ट्रक्चर देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, ट्रैजेक्टरी देखेंगे, आपको दिखेगा कि इंडिया ने कभी भी अपना रिलेशनशिप एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री के साथ बांधा नहीं है। हमारा रिलेशनशिप रशिया के साथ जैसा है वो यूएस के रिलेशन के साथ डिपेंडेंट नहीं है। सेम मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में अगर हम देखते हैं तो अगर हमारा रिलेशनशिप इसराइल के साथ बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईरान के साथ नीचे गया है। हम चाबहार पोर्ट पे भी काम करते हैं। और वो पैलेस्टीनियन रिलेशंस की बात करें तो अगर आपको याद होगा, अभी रिसेंटली मोदी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी पैलेस्टीनियंस के लिए, अपना पूरा दर्द समझते हुए कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। पर अगर यूएस कोई डिसीजन लेना चाहता है, जब हम नहीं चाहते अपने स्टेट में कि कोई इंटरफेयर करे, तो हम दूसरे के स्टेट के रिलेशंस में भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये हमारी पॉलिसी रही है, स्पेशली विद रिगार्ड टू आवर ओन बायलैटरल रिलेशंस इन आवर नेबरहुड। तो हम उस बात को बहुत ध्यान में रखते हुए अपने रिलेशंस बनाते हैं। हमें टाइट रोप नहीं चलना है, क्योंकि हम पैलेस्टीन की बात आगे लेके नहीं जा रहे हैं। हम अपना रिलेशनशिप पैलेस्टीनियंस के साथ बना के रख रहे हैं, वो हमारा रहेगा,
चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। लेकिन अगेन यू नो ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंसी में जो बहुत ज़्यादा एक मोमेंटम देख मिला था टू आइडियाज़ लाइक द इंडिया द मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर प्रोजेक्ट आईमैक की या I2U2 अलायंस जिसमें इंडिया US UAE इजराइल शामिल करने की बात की थी, इन प्रोजेक्ट्स को इस प्रेसिडेंसी में डू यू सी देम टेकिंग ऑफ या नाउ दे आर कम्प्लीटली इन द कोल्ड बिन अभी के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी कोल्ड बिन में गया है, क्योंकि अगर आप ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी से बाइडेन की प्रेसिडेंसी भी देखेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं आया था फॉरेन पॉलिसी के मद्देनज़र। तो वही कंटिन्यूएशन आप ट्रंप की सेकंड टर्म में भी देखेंगे कि वो आईमैक अगर इम्पोर्टेंट है कंट्रीज़ के लिए तो वो आएंगे काम करने एक साथ, और I2U2 पे तो काम चल ही रहा है साथ में, तो बात होती रहेगी साथ में। जैसे ट्रंप ने कहा था कि मैं इंडिया पाक में मीडिएशन कर सकता हूँ कश्मीर पर, आपको लगता है गिवन की PM मोदी के जो ताल्लुकात हैं विद प्रेसिडेंट पुतिन वो अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और वो यूक्रेन भी गए थे, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी मुलाकात की थी, सो वन ऑफ द रेयर कंट्रीज दैट अगेन इज डूइंग दिस वॉकिंग विद बोथ द कंट्रीज, क्या PM कैन ऑफर कि हम किसी तरह का एक इंटरलोक्यूटर का रोल या एक न्यूट्रल कम से कम यू नो फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकते हैं? How will this play out in talks, Russia-Ukraine war between Donald Trump and Modi? देखिए, थोड़ा मैं अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करूँगी, जो ब्रिज होता है ना वो उस पर सिर्फ लोग चलते हैं, तो ब्रिज बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखना चाहिए और उसमें फ़ायदा रहता है। आप अपने रिलेशन बना के रखिए, जिसको अपने रिलेशन अगर ठीक करने हैं, अगर वो आपसे मदद मांगते हैं आप मदद दीजिए, पर बीच में हमें नहीं घुसना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में जब हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी ज़रूरत दोनों लीडर्स को लगेगी, अगर उनको लगेगा कि मोदी जी की ज़रूरत है तो वो मोदी जी से सलाह लेंगे, नहीं होगी तो नहीं लेंगे, पर हमें हर जगह ब्रिज बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा डिप्लोमेटिक और स्मार्ट जो है आपने सजेशन दिया है कि ब्रिज बनने की कोशिश में ऐसा ना हो कि यू एंड अप बर्निंग योर ओन ब्रिजेस विद अदर्स। बट जस्ट द फाइनल क्वेश्चन कानिका, बिकॉज आई नो कि आप चाइना को भी बहुत क्लोजली फॉलो करती हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ जो बिग टेक जायंट्स थे वो उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में मौजूद थे, यू नो इंक्लूडिंग हमने देखा कि किस तरह से टिकटॉक पर उन्होंने आने के साथ ही तुरंत जो है कहा कि नहीं टिकटॉक पर बैन नहीं होगा, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिटर्न कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो टैरिफ की भी जो उनकी रेटरिक थी बहुत श्रिल थी कैंपेन के दौरान, अभी वो थोड़ी सी म्यूटेड है। चाइना के साथ किस तरह का रीसेट देख रही हैं आप US का? देखिए, रीसेट पता नहीं कितना रीसेट है, क्योंकि चाइना के साथ रेटरिक एक तरफ चलता है और एक्चुअल काम कहीं दूसरी तरफ चलता है, और ये हम US के साथ भी देखते हैं, हम यूरोप के साथ भी देखते हैं। तो हमें इतना इस बात को हमें ध्यान से चलना चाहिए एज इंडिया। हम यही सोचेंगे कि हमें अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ देखना है, हमारा तो नेबर है, कहीं नहीं जा रहा है, तो हमें उनके साथ रिलेशनशिप भी रखना है, हमें अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर करना है, और हमें अपने रिलेशनशिप बाकी कंट्रीज़ के साथ भी मेंटेन करने हैं। हमें ये देखना है कि US चाइना की ट्रेड वॉर अगर कंटिन्यू होता है तो इंडिया क्या फ़ायदा होता है इंडिया को उससे। N+1 वाला जो कॉन्सेप्ट बार बार बोला जाता है, अभी तक हम देखते हैं कि साउथ स्टेट्स में काफ़ी कुछ एडवांटेजेस आए हैं, पर उतना एडवांटेज इंडिया नहीं ले पाया है अब तक इस चीज़ का। तो और एडवांटेज क्या इंडिया को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो हमें देखना है। रिश्ते अच्छे ही रहें सबके बीच में, वो ज़रूरी है, बट हाँ ये बात है कि हमें भी अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना है, और इंडो पैसिफिक इम्पोर्टेंट रहेगा, क्वाड इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे रिलेशनशिप इंडिया US और चाइना का कहीं भी जाए, और उस बात को हमें ध्यान में रख के अपने रिलेशनशिप्स आगे बढ़ाने हैं। इनफैक्ट हमने देखा कि स्वेरिंग इन सेरेमनी के तुरंत बाद नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो प्राइम मीटिंग्स थी उसमें सबसे पहले क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, और उसके बाद फिर डॉक्टर जयशंकर के साथ बायलैटरल मीटिंग की थी। इधर फ्रांस में AI एक्शन समिट में जैसे को चेयर किया प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, वहाँ पे भी उनकी मुलाकात हुई US के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस के साथ, और अब नेचुरली DC में तो मुलाकात होगी ही। फाइनल क्वेश्चन कानिका, अगेन डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट प्रेसिडेंसी में, फर्स्ट टर्म में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ये भी था, और उसका एग्जीक्यूशन हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सडनली काबुल को लैप्स्ड एंड फेल टू द तालिबान, लेकिन ऑर्डर्स दे दिए गए थे ट्रंप के वक्त में। एंड माय अंडरस्टैंडिंग इज कि बैक चैनल टॉक्स में ये DC को समझाया गया था कि अगर आप सडन पुल आउट्स वगैरह कर रहे हैं, ट्रूप पुल आउट कर रहे हैं, तो इंडिया की मुसीबतें रीजन में जो हमारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स रही हैं, गुडविल रही हैं, उसमें मुसीबतें होंगी, और एक वक्त रहा भी कि हमारी ये मुसीबतें बढ़ी। अभी हालांकि हम री इंगेज कर रहे हैं तालिबान के साथ में। बांग्लादेश को लेकर इंडिया किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को उठाएगा इन द डिस्कशन विद ट्रंप, एंड क्या डू यू थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम ट्रंप इन्वेस्टेड रहेंगे इन साउथ एशिया?
मैं आपके सेकंड क्वेश्चन से पहले शुरू करूंगी। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पे ट्रंप साउथ एशिया एज अ रीजन को इतना तवज्जो दे रहे हैं कि वो बांग्लादेश की तरफ से इतना इंक्रीमेंटल कुछ चेंज चाहेंगे। जब आपने कहा जैसे शेख हसीना के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, मुझे लगता है बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं और प्रॉब्लम्स बांग्लादेश में अभी हो रही हैं अभी क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और जो लीडरशिप आई भी है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग लाने का, तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है इंडिया के लिए इस वक्त पे। ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, पर ये कहना कि हमारा शेख हसीना के साथ अच्छा था और बांग्लादेश के साथ अब ऊपर नीचे होगा, ये मैं नहीं सोचती। बांग्लादेश 3 साइड से इंडिया से सराउंडेड है। इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप अच्छा होना इंडिया के हित में नहीं, बांग्लादेश के हित में ज़्यादा है। तो ये ज़रूरी है कि बांग्लादेश और इंडिया एक साथ काम करें और पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो बात करते रहें इंडिया के साथ। इंडिया ने तो ये नहीं बोला कि शेख हसीना नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट है हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं, तो हम बात करते रहेंगे। और जहाँ तक कि यूएस का रिलेशनशिप का इसमें रहा, सिंस मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इस वक्त पे इतना इंटरेस्टेड हैं साउथ एशिया में बात करने को लेकर, इंडिया के पास वो स्पेस है कि वो बांग्लादेश के साथ अपना रिलेशनशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रंप्स इन्फ्लुएंस कर सकें और यही हित में है इंडिया और बांग्लादेश के। इमीडिएट नेबर्स हैं, इतने लंबे बॉर्डर शेयर करते हैं हम, सबसे बड़ा हमारा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही है, तो जाहिर सी बात है बायलैटरली जो है इन रिश्तों की गाड़ी को आगे बढ़ाना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस वॉशिंगटन डीसी के दौरे पर आगे भी हम आप तक अपडेट्स पहुंचाएंगे। हमें देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।